शरफू आलम दादा को सारी रोदात सुना रहा था कि कैसे शहर की मशहूर तवाइफ जहरा बाई के जरिए नतू खां के बेटे हनीफ खां को काबू किया गया। अच्छा तो ये बात है। आलम दादा को सब कुछ समझ आ रहा था। हाँ जी यही बात है। शरफू ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है तुम यही समझना हमारी मुलाकात नहीं हुई, आलम दादा ने उठते हुए कहा। मैं हर तरह से हाजिर हूँ हवलदार साहब, मेरे लिए आप सबसे पहले हैं, बाकी सब कुछ बाद में। और हाँ, चांद की ढलती तारीखें शुरू होने वाली हैं, अगर आपका हुक्म हो तो आपकी जमीनों से एक दो चक्कर पार के लगा दूं। शरफू ने मौका गनीमत जाना था। शरफू हम तो यारों के यार हैं, जब तुम्हारा जी चाहे बस विकेट का हिस्सा जरा अलग से निकाल लेना। तुम तो जानते हो उन लोगों को काबू करना जरा मुश्किल होता है। आलमदादा ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। बेफिक्र रहें हवलदार साहब, अगर पहले कभी शिकायत का मौका आपको नहीं मिला तो अब भी नहीं मिलेगा। आप तो जानते हैं कि हम आपके हुक्म के गुलाम हैं। शरफू ने बेशर्मी से दांत निकाले। आलमदादा ने वापसी का सफर बड़ी एहतियात से तय किया था। उसने जानबूझकर ऐसे रास्ते अपनाए थे जिनसे गुजरते हुए किसी को शनासाई न मिले। वो एक मशहूर आदमी था और इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर फजल शाह को उसकी यहाँ आमद का इल्म हो गया तो जरूर वो इसका नोटिस लेगा और ऐन मुमकिन है कि शरफू उनकी नजरों में आ जाए। जबकि वो शरफू को किसी कीमत पर हाथ से खोना नहीं चाहता था। अभी उसे शरफू से बहुत काम लेने थे। अपने गांव की तरफ जाते हुए उसने दिल ही दिल में एक मंसूबा तय कर लिया था। इस मंसूबे पर अमल करने से वो कम से कम फजल शाह और हनीफ खां के दरमियान कुछ तफरीक पैदा करने में कामयाब हो जाता, और यही उसकी मंशा थी। एएसआई मोइनुद्दीन की इनायत बाई के यहाँ आमद किसी धमाके से कम नहीं थी। जब नौकर ने बताया कि छोटे दानेदार साहब आए हैं, पहले तो इनायत बाई के पांव तले जमीन ही सिरक गई। या मौला खैर, इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। अकेला आया है या सिपाही भी साथ लाया है? उसने नौकर से सरगोशी के अंदाज में पूछा। बीबी बिल्कुल अकेला है और सिविल वर्दी में है। मैंने तो इसे पहचान लिया, वरना उसे शायद कोई पहचान ही ना सकता। लेकिन इनायत बाई फिर भी खासी घबराई हुई महसूस हो रही थी। उसे कमरे में दाखिल हुई थी जहां इसकी आमद से पहले ही नौकर ने मोइनुद्दीन के सामने बोतल और फलों वाली टोकरी रख दी थी और अब उसके लिए गोल्ड लीफ की सिगरेट की डब्बी लेने जा रहा था। इनायत बाई को एक ही धड़का लगा हुआ था कि उसने अगले ही रोज जब बाजार के पुलिस टाउट समंदर खां को ज्यादा भत्ता देने से इनकार किया था, उसने कहा था तुम्हारी मर्जी है, भले तुम ये 500 रुपए भी ना दो, लेकिन याद रखना पुलिस से दुश्मनी लेकर तुम कोठा नहीं सजा सकती, और तुम्हारी कितनी ही पहुंच क्यों ना हो। कि इस मोटे थानेदार को समंदर खान ने तो नहीं भड़का दिया। उसको रह रहकर यही एक ख्याल सता रहा था। सलाम चौधरी साहब, उसने कमरे में दाखिल होते हुए मोइनुद्दीन को फर्जी सलाम किया। कैसी हो इनायत बाई? मोइनुद्दीन ने सेब पर दांत गाड़ते हुए कहा। मौला का शुक्र है हजूर, आपके होते हुए भला हमें कोई शिकायत हो सकती है? इनायत ने खासा ना तो वाइफो वाले अंदाज में कहा था। भाई अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी फरमाइशें आने लगी हैं, अब तो हमें भी तुमसे डर लगने लगा है। खुदा जाने तुम्हारी लड़की ने क्या जादू चला रखा है। मोइनुद्दीन ने इसकी तरफ देखकर आंख तपाई। हजूर बांदी है आपकी। इनायत बाई की बाछें खिली और उसके तने हुए असाब कदरे ढीले पड़ गए। इनायत बाई तुम जानती हो मैं जरा वक्री टाइप का बंदा हूँ। मैं ये औरतों वाले धंधे में नहीं पड़ता, लेकिन अपने एक सज्जन की फरमाइश पर तुम्हारे पास आने पर मजबूर हो गया हूँ। तुम जानती हो पलवाल वाले सरदारों को मोइनुद्दीन ने अपस्ट्रीम किए हुए मुर्गे की टांग पर दांत जमाए थे। कैसी बात करते हैं सरकार, सरदार साहब को कौन नहीं जानता। अभी चंद रोज पहले ही हम उनके इलाके में मुजरा करके आए हैं। इनायत बाई ने सोचे समझे बगैर का जवाब दिया। बस अपनी खुशकिस्मती जानो कि सरदारों को तुम्हारी बेटी का गाना पसंद आ गया है और इन्होंने अगले हफ्ते तुम्हारी बेटी का मुजरा रख लिया है। सरदार साहब के बेटे की मंगनी है, तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे। मोइनुद्दीन ने कहा। लेकिन सरदार, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, घर आई माया को ठुकराया नहीं जाता। ये लो पकड़ो एडवांस। ये कहते हुए मोइनुद्दीन ने अपनी वास्किट की जेब से नोटों का बंडल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इनायत बाई ने आंखों आंखों में जांच लिया था। ये कम से कम 20,000 रुपए हैं। अपनी आइंदा जिंदगी में वो इतने बड़े एडवांस का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। जिन लोगों ने एडवांस दिया है, ये उसकी हैसियत का अंदाजा कर लेना। सरकार दरबार में उनकी बहुत चलती है। अगर तुम्हारी बेटी ने सरदार साहब को खुश कर दिया तो याद रखना कि उस शहर में कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। इनायत बाई तेरे तो वारे नियारे हो जाएंगे। मोइनुद्दीन ने इसकी तरफ देखकर बेहुदा सा इशारा किया था। इनायत बाई की राल टपक पड़ी थी। उसके जहन में मौजूद तमाम खदशात पर ये नोट गालिब आ गए थे जिन्होंने साई एडवांस इतनी ज्यादा भेजी है, और वो भी मकामी थानेदार को हाथों से। वो इसे निहाल कर सकते थे। बस चौधरी साहब, जरा दिल को धड़का सा लगा रहता है कहीं रियासत शाह नाराज ना हो जाए। आपको तो इल्म है कि उनकी सियासी दुश्मनी है, और हमारा रियासत शाह के खानदान में आना जाना लगा रहता है, कहीं हम गरीब दो बड़ों की लड़ाई में ना। इनायत बाई ने कहना चाहा, लेकिन मोइनुद्दीन ने इसकी बात काट दी। इनायत बाई, अपना दिमाग सही रखो। आज तक पुलिस वाले तुमसे लेते ही आए हैं। आज सरदार साहब की वजह से तुम्हें पुलिस के हाथों से 20,000 रुपए वसूल हुआ है। तुम्हारी मत तो नहीं मारी गई। अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो। मुझे इल्म नहीं कि रियासत शाह इसका के नोटिस लेगा या नहीं, लेकिन तुम एक बात जरूर याद रखना कि एडवांस पकड़ने के बाद अगर तुम्हारी नीयत बेईमान हो गई तो जमीन के किसी कोने पर भी तुम्हें पनाह नहीं मिल सकेगी। मेरी बात समझ गई हो ना?
मोदी ने खालिस पुलिस वालों के अंदाज में उसे समझाते हुए कहा, हाँ जी चौधरी साहब, मौला ना करे, ऐसी सोच भी कभी मेरे दिमाग में आए, मैं तो बस यूं ही, ऐसी बात ना किया करो। याद रखना अगले हफ्ते सरदार साहब की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी और हाँ, एक दो लड़कियां भी साथ ले जाना। सरदार साहब को खुश होना चाहिए, इसमें तुम्हारी और हमारी भी सलामती है, समझ गई ना? मोहिउद्दीन ने फिर आंख दबाई। बिल्कुल समझ गई हूँ चौधरी साहब, सरदार साहब का दिल खुश कर दूंगी, बस जरा ख्याल रखना बचियां हैं, ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इनायत भाई ने तवाइफों के मखसूस अंदाज में कहा। अरे चुप कर, ज्यादती नहीं होनी चाहिए, वो क्या उर्स पर जा रही है? ज्यादती की कुछ लगती, ज्यादा नखरे ना दिखाया कर, और हाँ, आज शाम को बड़े चौधरी साहब और मेरे लिए भी अलग से माल भेज देना। बड़े चौधरी साहब जरा शौकीन मिजाज आदमी हैं, कहीं अपनी जैसी कोई ना भेज देना, समझ गई ना? मोहिउद्दीन ने मुर्गा खत्म करके उसे डांटने के अंदाज में कहा। जो हुक्म चौधरी साहब, आप तो हमारे माई बाप हैं, भला आपका हुक्म हम कैसे टाल सकते हैं? बेहतर होता अगर बड़े चौधरी साहब गरीब खाने पर ही। मोहिउद्दीन ने उसके गरीब खाने को मोटी सी गाली देकर इसकी बात काट दी। ज्यादा चालाक ना बनो, थाने के साथ वाली बिल्डिंग चौधरी साहब के पास ही है और रात 10 बजे के बाद फौरन लड़कियां पहुंच जाएं। इतना कहकर मोहिउद्दीन ने सिगरेट की वो डब्बी जो अभी नौकर ने इसे वहां लाकर दी थी उठाकर अपनी जेब में डाली और करता हुआ बाहर निकल गया। अनायत बाई नौकरानियों की तरह इसके पीछे हाथ बांधते हुए इसे दरवाजे तक छोड़ने गई थी। ये सुअर क्या लेने आया था? इसके वापस लौटते ही जहरा बाई ने दरियाफ्त किया। ये तवाइफ का कोठा है बीबी रानी, यहाँ से कोई क्या ले जाएगा? यहाँ तो जो भी आएगा देने के लिए ही आएगा, थानेदार होगा साला सरकार का, हमें इससे क्या लेना देना, हमारी तो अपनी सरकार है। ये कहते हुए अनायत बाई ने बंडल में से कुछ नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाए और बाकी नोटों को सेफ में ताला लगाकर इसकी चाबी दोबारा अपने राजबंद में बांध ली। लड़कियों को साथ ले जाकर कुछ शॉपिंग वगैरह करा मेरी बन्नो, तेरी मांग बड़ी बढ़ने लगी है। अनायत बाई ने इसकी बुलाई लेते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं थाने में नहीं जाऊंगी। शरीफा का हशर याद नहीं तुम्हें? इस मोटे मोहिउद्दीन के पास गई थी, लेकिन वहाँ किसने इसे नोचा था? ये तो वहशी हैं, वहशी दरिंदे कहीं के। ये नहीं होगा बीबी जहरा को बात कुछ समझ में नहीं आई थी। अरे लानत भेजती हूँ मैं ऐसी सोच पर, मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो इस बुढ़ापे में अपनी बेटी को नचवाने के लिए कुत्तों के सामने फेंकूंगी? ये जो 2 सांडनियां पाल रखी हैं, इनका क्या मैंने निकाह पढ़वाना है? बेटी तो क्यों अपने दिमाग में ऐसी बातें लाती है? अपनी माँ को क्या समझती है तुम? मेरे जीते जी भला ऐसा मुमकिन है? ये कहते हुए उसने बाकायदा टस्सू बहाना शुरू कर दिए थे। अरे बीबी, तू तो खामखा ही नाराज हुए जाती है, मैं तो ऐसे ही कह दिया था। अब चुप भी हो जा मेरी अच्छी बीबी, और बता क्या करना है? बात क्या थी? जहरा बाई ने अपनी माँ से लिपटते हुए पूछा। बस बेटी, जब से तू शाहपुर में मुजरा करके आई है, नजदीक दूर के देहातों में तेरी धूम मच गई है। मलकवाल पलवाल के सरदार बहुत बड़े आदमी हैं, सरकार दरबार में बड़ी पहुंच है उनकी, करोड़ों की जायदादें हैं, रेस मैदान में उनके घोड़े दौड़ते हैं। उन्होंने अपने बेटे की मंगनी पर तेरे मुजरे का प्रोग्राम रखा है। तो अंदाजा कर ले कि कितने बड़े लोग हैं जिन्होंने मुजरे की साई यानी एडवांस भी थानेदार के हाथ रवाना की है। मोहिउद्दीन कह रहा था कि 1,00,000-1,50,000 से कम आमदन नहीं होगी। और हाँ, इन दोनों हराम खोरों को भी कुछ समझा देना, वो मुआ उस्ताद आया नहीं अभी तक, कभी कभी इनसे तवाइफों वाले काम भी लिया कर, आखिर ये भी तेरी नाम निहाद सही बहने तो हैं। इनायत बाई की बात के खात्मे पर दोनों माँ बेटी ने इकट्ठा कहका बुलंद किया था। और हाँ, आज रात के लिए इन दोनों को तैयार करवा दे, थाने वाले कमबख्त अपना हिस्सा भी तो वसूल करेंगे। इनायत बाई ने दूसरे कमरे की तरफ जाते हुए अपनी नाइब को हिदायत की थी। क्यों नहीं बीबी, और क्या हमने इनसे निरत भाव करवाने हैं? जहरा बाई ने बेशर्मों की तरह कहका लगाया। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। उसके जहन में तो इन खदशात ने भी जन्म नहीं लिया था जो उसकी माँ के लाशऊर में केचुओं की तरह सरसरा रहे थे। सरदारों का नाम एक तवाइफजादी की हैसियत से उसके लिए अजनबी नहीं था। वो जानती थी कि ये लोग भी रियासत शाह से किसी तरह कम पाए के नहीं है, और उनकी तरफ से जहरा बाई की मुजरा देखने की ख्वाहिश उसके लिए कोई मामूली एजाज नहीं था। उसकी गर्दन ख्वामखा तन गई, तकब्बुर से उसकी नाक मामूल से कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। अब उसे अपना हल्का अहबाब खुसूसन इस बाजार में मौजूद अपनी बरादरी तक एक खबर पहुंचानी थी, ताकि वो जल भूनकर कबाब हो और जहरा बाई को मजीद गर्दन फैलाने का मौका मिले। इस बाजार में उसकी सगी खाला की बेटियां भी बैठी थी, जिन्होंने 2-3 फिल्मों में एक्स्ट्रा रोल कर लिए थे। उनका तो दिमाग ही खराब होने लगा था। अब देखूंगी एक एक को, उसने दिल ही दिल में कहा। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अपनी दोनों नाम नियाद बहनों को, जिन्हें उसकी माँ ने कम उम्री में ही कहीं से खरीदा था, अब उन बेचारियों को जिस्म फरोशी पर लगा रखा था, अपने साथ लेकर वो फौरन शॉपिंग के लिए सेवल बाजार रवाना हो गई। उसकी माँ ने उसे खरीदारी के लिए खासी रकम दी थी। जहरा बाई ने अपने दोनों साथियों के साथ अपनी मर्जी की खरीदारी जी भर कर की। उसने नित नए डिजाइन के सूट खरीदे। आखिर अब वो कोई मामूली तवाइफ नहीं थी। उस बाजार में शायद एक आधी ऐसी होगी जिसको एडवांस बुकिंग के लिए 20,000 रुपए आते हों। उसे इल्म था कि पलवाल में मुजरे के दौरान इसका डंका कहाँ कहाँ बज सकता है। उसने अपनी दांस में आने वाले मुजरा सुनने वालों के दिलों पर छुरियां चलाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था।
दोपहर तक खरीदारी से फारिग होकर वो टैक्सी लेकर अपने घर पहुंची थी। घर पहुंचने पर एक और खुशगवार हैरत से इसका सामना हुआ। नदीर मोची और हनीफ खां इसके मुंतजिर थे। जहरा बाई ऐसी तवाइफ नहीं थी जो एक ही रात में अपना दिल किसी तमाशबीन के कदमों में फेंक आती। ऐसे न जाने ही कि इतने इसकी जिंदगी में आए और चले गए थे। वो खानदानी तवाइफ थी। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद था दौलत ऐंठना, जरूरतमंदों को जिस्मानी और ज़हनी तस्कीन पहुंचाकर उनकी जेबें खाली करना। और इस धंधे में वो बड़ी कामयाब थी, अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे। लेकिन हनीफ खां की मर्दानगी और सादगी ने उसे काफी हद तक मुतासिर किया था। उसने गो के हनीफ खां के साथ एक ही रात गुजारी थी, लेकिन एक मुकम्मल मर्द के साथ ये जिंदगी की पहली रात और भरपूर रात थी। उससे पहले उसका वास्ता तमाशबीनों से था, शराबियों से था। उसने बदाहिर तो हनीफ खां से वही सलूक किया था जिसकी कीमत उसे पहले से अदा कर दी गई थी। लेकिन एक होशियार तवाइफ होने के नाते उसे इस बात का बाखूबी अंदाजा हुआ चला था कि हनीफ खां भी कोई मामूली आदमी नहीं है। जिस इलाके में शाह फैमिली का डेरा था, वहाँ चप्पे चप्पे पर ऐसे स्मगलर और बदमाश मौजूद थे। रियासत शाह ने यहाँ से बदमाशों की फौज भर्ती कर रखी थी, फिर भी उसे क्या जरूरत पड़ी थी जो इसके लिए खास एहतमाम करता। जरूर इसमें कोई खास बात थी। यही वो लालच था जिसने उसे मजबूर कर दिया था कि हनीफ खां को दोबारा अपने पास आने की दावत दे। गोके नदीर मोची की तरफ से इनायत बाई को इस सिलसिले में खसूसी अदायगी भी कर दी गई थी, लेकिन यहाँ कारोबार से ज्यादा जाती लालच भी तर आया था। रिवायती तवाइफों की तरह उसने हनीफ खां को खुशामदीद कहा। उसकी माँ ने नदीर मोची को खुद संभाल लिया था, जबकि बेटी को हनीफ खां पर छोड़ दिया था। इस बात की तो उसे किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि यहाँ आने वाला यूं ही वापस नहीं चला जाएगा, इन्हें कुछ न कुछ देकर ही जाएगा। जहरा बाई ने बतौर खास अपने नौकर को चाय और केक पेस्ट्री लाने का हुक्म दिया था। उसे उम्मीद थी कि इस बहादुर और बेखौफ आशिक से मामूल से कुछ ज्यादा ही माल मिलेगा। इस तरह अमीन फजल और रियासत शाह के सामने भी अपने नंबर बनाने का मौका मिल सकता था, क्योंकि फजल शाह ने बतौर खास उसे हिदायत की थी कि हनीफ खां को अपनी मुट्ठी में कम से कम इलेक्शन तक जरूर जकड़ा रखे। बीबी, हमारा भी ख्याल रखा कर, तेरे लिए कैसी कैसी असामियां लाता हूँ। इसे मामूली हस्ती ना समझना, 5-10 हजार फी चक्कर देना इसके लिए मामूली बात है। और हाँ, शाह साहब की तरफ से जो कुछ मिलेगा वो बोनस समझ लेना। नदीर मोची दूसरे कमरे में देसी शराब की बोतल सामने रखे इनायत बाई को बता रहा था। इनायत बाई को इसकी औकात का इल्म था। वो नदीर मोची को देखते ही अपने नौकर को इशारा कर दिया करती थी, जो इस बाजार के खुफिया अड्डे से इसके लिए देसी शराब का पब्बा ले आता था, जिसको वो जूं का तू नदीर मोची के सामने लाकर रख दिया करता था। नदीरे, ये भी कोई मामूली कोठा नहीं जिस पर जिसका जी चाहे मुंह उठाकर चला आए। इनायत बाई का डेरा है। मौला सलामत रखे मेरी जहरा को। पुलिस के बड़े बड़े अफसर इसका गाना सुनने के लिए एडवांस बुकिंग करवाते हैं। इनायत बाई ने भी अपनी अलमारी में रखी दूसरी वलायती शराब की बोतल से जाम तैयार किया। अब वो भी सामने रखे महवे गुफ्तगू थी। बीबी, जो बात शाह साहब की है उसका मुकाबला किसी और से क्या। नदीर मोची को अब नशा चढ़ने लगा था। देख नदीर, हम तो फजल शाह की इज्जत सईद बादशाह होने के नाते करते हैं, वरना हमें किसी से क्या लेना देना। और तू जानता है तवाइफ के लिए इस कोठे पर आने वाला हर शख्स काबिल एहतराम होता है। ये जो पिछले 2-3 हफ्तों से तूने शाह साहब की लट लगा रखी है, हमें इससे क्या लेना देना। बात को सोच समझ कर किया कर। तू भी अब हमारी बरादरी का बंदा है, तेरा धंधा भी हमारी वजह से चल रहा है। ये जो बच्चियां तू अगवा करके मेरे पास लाता है, इन्हें तू यूरोप और अमेरिका में ले जा नहीं सकता और ना ही अपने गांव में इनका पेशा करवा सकता है। तेरा धंधा भी हमारी वजह से ही है। अपनी बात किया कर। हमें इससे क्या कि शाह साहब कोई बड़ा आदमी है, छोटा आदमी। इनायत भाई ने भी मौके मुनासिब जानकर गेंद इसकी कोर्ट में फेंक दी थी। वो अंदाजा करना चाहती थी कि सरदारों के हाँ मुजरे पर जाने से शाह साहिबान इसके लिए किस हद तक मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। यूं भी नदीर एक तरह से उनका अपना आदमी था। अगर कल कला कोई मसला खड़ा होता तो वो नदीर मोची के जरिए ही इसे कंट्रोल कर सकती थी। दूसरी तरफ नदीर मोची इस गुफ्तगू से अचानक यूं चौंका था जैसे किसी ने चूंटी भर दी हो और वो गहरी नींद से बेदार हो गया हो। क्या कह रही हो बीबी, होश में तो हो। नदीर मोची के लिए वाकई इनायत बाई का लहजा कदरे अजनबी सा था। मैं तो होश में ही अब आई हूँ नदीरे, मुझे तो अपनी कदर कीमत का एहसास अब हुआ है। सरदारों ने 20,000 की साई भिजवाई है। वो जहरा को मुजरे पर बुला रहे हैं। विस्की का घूंट हलक में उड़ेलते हुए इनायत भाई ने इसके सर पर टाइम बम फेंक दिया था। क्या मतलब, कौन से सरदार। नदीर मोची को अचानक झटका लगा। तुम कोई चूचे हो, तुम्हें इल्म नहीं कि कौन से सरदार, बलवाल वाले और कौन से। इनायत भाई ने अपना पैक खत्म करते हुए गिलास एक तरफ रखकर अदाए बेनियाजी से जवाब दिया। भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रही हो तुम। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि ये सरदार कौन है। शाह साहब के मुखालिफ हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं सरदार रशीद। नदीर मोची अपनी दास में उसे बड़ी अहम इत्तला दे रहा था। नदीरे, होश कर, तुझे चढ़ने लगी है इंसानों की तरह भी। हमें क्या लेना देना सियासतबाजी से। अगर सरदार रशीद रियासत शाह का मुखालिफ है तो क्या मैं कोठा बंद करके बुटीक शॉप खोल लूं। हमारा तो धंधा यही है, बाप दादा भी करते आए हैं और हम भी करते रहेंगे। तुम इस चक्कर में ना पड़ो, अपने काम से काम रखो। मेरे पास आजकल दूसरे शहर की एक पार्टी आई हुई है। अगर कोई लड़की नजर में है तो आजकल में ही ले आऊंगा। अगर कोई लड़की नजर में है तो आजकल में ही ले आ, अच्छे मोल से बिकवा दूंगी। इनायत भाई के कानों पर जूं भी रिंगती दिखाई नहीं दे रही थी। इनायत भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो, खुदा के लिए हरकत ना कर बैठना। फजल शाह तुम्हारा कहान बच्चा कोहलू करवा देगा। मैं तो किसी न किसी चक्कर में अपनी जान छुड़ा ही लूंगा, तुम पर आफत आ जाएगी।
अरे मर गए मुझ पर आफत लाने वाले। बड़ा आया रियासत शाह का चमचा, क्या कर लेगा वो मेरा, क्या बिगाड़ लेगा। मैं कोई कारखाना फैक्ट्री लगाकर नहीं बैठी, कोठा सजाकर बैठी हूँ। वो क्या मेरे मुकाबले में कोठा सजाकर बैठ जाएगा। अनायत भाई ने इसकी बात सख्ती से काटी थी। देख इनायत भाई, अपना दिमाग अब भी दुरुस्त कर ले, मेरे लिए बड़े ठिकाने और मौजूद हैं। मैं अपना माल मुल्क के किसी भी कोने में फरोख्त कर लूंगा। पर याद रखना, अगर तूने शाह साहब को नाराज किया तो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। मैं कहता हूँ अब भी वक्त है, सही वापस लौटा दे, अब भी वक्त है। अपने दांत में नजीर मोची ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन इनायत भाई को शायद विस्की का एक ही पैक चढ़ गया था। वो भड़क उठी। क्या करेगा तेरा रियासत शाह, क्या कर लेगा। जा अपना रास्ता नाप, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे धमकियां दे रहा है। देख लूंगी मैं फजल शाह को भी। हम कोई किसी का दिया खाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। किसी की मर्जी की जिंदगी गुजारनी हो तो किसी का घर बसा कर न बैठ जाए। इनायत भाई ने उसे करीबन डांटते हुए कहा था। नदीर मोची भी जराइम की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था। उसे समझ आ गई थी जरूर किसी ने उसके खिलाफ खतरनाक खेल खेला है। जरूर सरदारों को इल्म होगा कि जहरा बाई का मुजरा अपने पास करवाने से वो रियासत शाह के खिलाफ कोई तूफान खड़ा कर सकते हैं। तभी इन्होंने ये चाल चली है, वरना इन्हें ऐसी दर्जनों इनायत और जहरा बाई मिल सकती थी। कहीं ये नथु खां को तोड़ने की साजिश तो नहीं, कहीं उन लोगों को इल्म तो नहीं हो गया कि हनीफ खां का दिल जहरा बाई पर आ गया है और इन्होंने इसकी शैतानी जहन चंद सेकंड के अंदर कई मफरूजात कायम कर लिए थे और वो बात की तह तक पहुंच गया था। जरूर दाल में कुछ काला था, कोई गहरी साजिश हुई थी। क्या वो भी इस साजिश का हिस्सा बन जाए? यही वो सवाल था जो इसके दिमाग में फिल वक्त चल रहा था। नदीर मोची ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो हर तरह के हालात से अपनी शैतानी जहन के साथ फायदा उठाने की सलाहियत रखता था। अब भी उसे हालात से फायदा उठाना था। उसकी जिंदगी का असूल था कि वो हमेशा अपना वजन भारी पल्ले में डालता था। देखो इनायत भाई, मैं तुम्हारा सज्जन हूँ, दुश्मन नहीं। तुम्हारी बात ठीक है, मुझे भी शाह साहब से क्या लेना देना। मैंने भी उनकी आड़ अपने जराइम की पर्दापोशी के लिए ही रखी हुई है। तुम जानती हो लड़की समीना इस वक्त तुम्हारी बहन के कब्जे में है और जिसकी कमाई से उसने इस मुल्क के सबसे बड़े शहर में इतनी जायदाद खड़ी कर ली है, इसके अगवा का पर्चा मुझ पर हुआ था। ये शाह साहब की मेहरबानी ही थी कि इन्होंने लड़की के लवाहिकीन पर दबाव डालकर मेरा नाम पर्चे से खारिज करवा दिया था, वरना मैं तो सारी जिंदगी जेल की दीवारों में सड़ता रहता। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम शाह साहब के गुलाम बन जाओ, लेकिन जो काम हिकमत से हो जाए वही अच्छा है। अगर गुड़ देने से दुश्मन मरता है तो उसे जहर से क्यों मारा जाए। नदीर मोची ने फौरन ही पैंतरा बदला था। देखना नदीरे, अब तू ही इंसाफ कर। आखिर हमने भी अपनी सफेद पोशी कायम रखनी है। बाजार का माल तेरे सामने है। शाम ढलती नहीं कि पुलिस का गश्त शुरू हो जाता है। दरवाजों पर पर्दे लटके हैं। शरीफ ग्राहक इस तरफ आते हुए कानों को हाथ लगाते हैं और लुच्चे लफंगों को मैं अपने घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकती। अब ले देकर हमारे लिए शादी ब्याह ही बचे हैं, इसका धंधा ही रह गया है। वो अपना खर्च कहाँ से पूरा करें। बेटी का सरेआम धंधा करवाने से तो मैं रही, फिर तुम ही बताओ घर आई माया को कौन ठुकराता है। अनायत भाई भी कदरे ढीली पड़ गई थी। नजीर मोची उसे कायल करता रहा कि वो फिलहाल कोई बहाना करके सरदार को टरखा दे, बेटी को बीमार बना दे या कुछ और जो भी मुमकिन हो, और नहीं तो जहरा बाई की जगह कोई किसी और को भेज दे। इसे तो अपने हिस्से से गर्ज थी। गलत कार्यों के लिए उसने 2 लड़कियां अपने पास रखी हुई थी, वो भी उल्टे सीधे हाथ पांव मार लेती थी। उसने ऐसी कई ऑप्शन इनायत बाई के सामने रखे। इनायत बाई भी बड़ी घाक थी, घाट घाट का पानी पी रखा था उसने भी। क्या मजाल जो टस से मस भी हो रही थी।